हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स एंड ऑल द एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे और उसका जो है वो पहला लेक्चर होगा आज। और पहले लेक्चर में आज इंट्रोडक्शन होगा फिजिक्स का, और फिर इसी तरह से हम 2 से 3 लेक्चर के अंदर जो है ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और हर क्लास के अंदर जो है वो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे ताकि आप जो है वो उनको सॉल्व करके अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। तमाम ही एस्पायरेंट्स और स्टूडेंट्स, स्पेशली वो बच्चे के जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जो है वो एग्जाम्स के लिए या फिर जो है वो एंट्री टेस्ट के लिए जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, वो तमाम ही बच्चे इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, एंड आप देख रहे हैं फाइनफो चैनल। मैं आपको बताता हूं कि पहले मेजरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट में हमने सबसे पहले जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन, या फिर स्कोप ऑफ फिजिक्स भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन। ठीक है। सो इंट्रो में हम स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरह से साथ में फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं इसके बारे में भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज हैं ये भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम फिर यूनिट, एसआई यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एरर एंड एक्यूरेसी क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद देन हम अनसर्टेनिटी एंड प्रिसीशन पढ़ेंगे, एंड देन फाइनली हम डायमेंशनलिटी पढ़ेंगे। डायमेंशनलिटी। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक होंगे, और आज हम कवर करेंगे इन 2 टॉपिक्स को, स्कोप ऑफ फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटीज को हम जो है वो कवर करेंगे। फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन में स्कोप ऑफ फिजिक्स देखते हैं। सबसे पहले स्कोप ऑफ फिजिक्स, नेचुरल फिलोसफी को डिस्कस करते हैं। बच्चों, नेचुरल फिलोसफी क्या है? बच्चों, पहले आज से जो है वो 19 सेंचुरी से पहले जितना भी अरसा है फिजिक्स का, जिसमें फिजिक्स की स्टडी हुई है और साइंस की स्टडी हुई है, तो ये तमाम ही अरसा जो है इसमें जो भी लॉज और जो है वो इक्वेशंस दी जाती थी या फिर जो है वो डिस्कवरी होती थी, तो ये नेचुरल फिलोसफीज में ही ये जो है वो लॉज और ये तमाम ही जो है वो इक्वेशन और डिस्कवरीज जो है ये आती थी। इसी तरह से एंशियंट टाइम से लेकर और 19th सेंचुरी तक ये तमाम ही अरसा जो है ये नेचुरल फिलोसफी का जो है वो अरसा है। इसमें जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, जो भी लॉज आए हैं, ये नेचुरल फिलोसफी के अंदर आते हैं। इसी तरह से फिजिक्स में भी यही है कि फिजिक्स में भी एंशियंट टाइम से लेकर और 19th सेंचुरी के स्टार्ट तक जो है वो लॉज और जो डिस्कवरीज हुई हैं ये नेचुरल फिलोसफी के अंदर जो है वो शामिल होती थी। नेचुरल फिलोसफी में अगर हम स्टार्ट का अगर हम जो है वो टाइम पीरियड देखें, एंशियंट टाइम पीरियड देखें, तो उसमें जो है वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी साइंस के बारे में। तो लोग जो है वो एजम्पशंस और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व किया करते थे या फिर जो है वो इसकी थ्योरी दिया करते थे।
कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट या फिर जो है वो कोई प्रैक्टिकल उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं थी। तो लिहाजा कुछ वक्त तक जो है वो इसी तरह से जो है वो वक्त गुजरता गया। फिर उसके बाद जब ग्रीक पीरियड आया तो ग्रीक्स के ज़माने में जो है ये प्रॉपर तौर पर जो है एक रिसर्च शुरू हुई और प्रॉपर तौर पर जो है ये नेचुरल फिलॉसफी जो है इसके लॉज और ऑब्जर्वेशन जो है इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई और इसी ज़माने में जो है वो कुछ लेबॉर्ट्रीज भी बनी साइंस की जिसमें डिस्कवरीज होती थी और तदरीसी अमल भी इसी दौर के अंदर होता था। और जो प्लेटो, वो एरिस्टोटल और इसी तरह से जो आर्किमेड्स हैं, ये जो फिजिसिस्ट माने जाते हैं, ग्रीक फिलोसोफर जो है वो इनको कहा जाता है, ये इसी दौर में इन्होंने रिसर्च की और जो है वो इल्म हासिल किया और जो है वो अपनी थ्योरीज दी और इसी तरह से फिजिक्स के ऊपर किताबें लिखी। फिर उसके बाद जो है वो अगर हम मुस्लिम दौर में आए तो मुस्लिम दौर में भी बहुत सारी जो है वो डिस्कवरीज हुई हैं और इस दौर के अंदर भी जो प्रिंसिपल और लॉज जो है वो दिए गए ये भी जो है वो नेचुरल फिलॉसफी के अंदर आते हैं और बहुत सारे जो है वो मुस्लिम जो है वो फिलोसोफर भी गुजरे हैं जिन्होंने जो है वो डिफरेंट फील्ड में जो है वो थ्योरीज पेश की। फिर उसके बाद जो न्यूटन का ज़माना है, न्यूटन ने जो लॉज दिए और जो है वो इसने थ्योरीज जो है वो पेश की, ये भी जो है वो नेचुरल फिलॉसफी के अंदर आता है। इसकी मशहूर किताब जो हम जानते हैं प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये भी जो है ये नेचुरल फिलॉसफी की टर्म में ही डिस्क्राइब की गई है। जब तक साइंस की कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती थी, साइंस का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो फिर जो है ये मॉडर्न साइंस का जो कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस हुआ और फिर इसमें बाकायदा पर्टिकुलर जो है वो ब्रांचेस बनी साइंस की और फिर साइंस में भी जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस बनी। जो 19th सेंचुरी तक का जो अरसा था इसमें जो वर्ल्ड वाइड जो स्कॉलर्स थे, जो फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अवेयर हो गए थे साइंस के बारे में। तो साइंस की जो फील्ड है ये बड़ी वास्ट हो गई थी। इससे पहले तो जो साइंस की फील्ड है ये एक नैरो चलती हुई आ रही थी, लेकिन 19th सेंचुरी के पहले तक ये फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई। सो जब फील्ड वास्ट हो गई तो इसको एक जगह इकट्ठा करके पढ़ना, एक जगह पे जमा करके पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो फिर जो है वो स्कॉलर्स ने, फिजिसिस्ट ने क्या किया कि इसको जो है वो अलग अलग इसकी ब्रांचेस बना दी। तो साइंस की भी ब्रांचेस बनी जिसमें जो है वो बायोलॉजी जो है लिविंग थिंग्स की अलग ब्रांच बनी और जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स की जो है वो ब्रांच अलग बनी। नॉन लिविंग थिंग्स की जो ब्रांच है उसको फिजिकल साइंस कहते हैं और फिजिक्स जो है वो उसी में से आया है। तो ये जो है ये एक एंशियंट टाइम से लेकर जो 19th सेंचुरी तक की जो फिजिक्स में या फिर साइंस में रेवोल्यूशन है, ये इसका नतीजा जो है वो ये हमें मिला है कि आज जो है वो फिजिक्स का सब्जेक्ट और एक बहुत ही वास्ट फील्ड हमारे दरमियान मौजूद है और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसमें फिजिक्स का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। फिजिक्स एक फंडामेंटल है तमाम साइंस की, याद रखिएगा। तो इसलिए भी फिजिक्स को जो है वो बड़ी अहमियत दी जाती है साइंस के अंदर, क्योंकि स्टार्ट से ही, शुरू से ही जो है वो मैटर के ऊपर, एंशियंट टाइम से ही जो है वो मैटर के ऊपर जो है वो इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाता है, इसको सोचा जाता है कि चीजें काम कैसे करती हैं। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूं नेचुरल फिलॉसफी की। सो इट इज फिलोसॉफिकल स्टडी वर्ल्ड। ये एक जो है वो फिलोसॉफिकल स्टडी थी फिजिक्स की, जो नेचुरल फिलोसफी में पढ़ा पढ़ा जाता था और नेचुरल फिलोसफी जो है जो इसमें लॉज दिए जाते थे, ये बेसिकली जो है वो फिलोसॉफिकल स्टडी थी फिजिक्स की ही, क्योंकि फिजिक्स में हम मैटर की स्टडी करते हैं और एनर्जी की स्टडी करते हैं। इसी की जो है वो स्टडी स्टार्ट से ही जो है वो रही है।
अब फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टडी थी ये 19th सेंचुरी तक जो है वो ये जो टर्म है नेचुरल फिलॉसफी ये चली, ठीक है। 19th सेंचुरी तक ये टर्म जो है वो यूज हुई। इसके बाद जो है वो फिर मॉडर्न साइंस का एक टर्मिनोलॉजी सामने आई, मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस की टर्मिनोलॉजी जब सामने आई तो फिर इसी के साथ जो है वो दो चीजें हमारे जो है वो सामने आई, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये मॉडर्न साइंस जो है इन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। स्टडी करने के लिए, आसानी के लिए जो है वो अलग अलग इसकी ब्रांचेस बना दी गई। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूं कि अगर हमने मैथ्स पढ़ना हो तो मैथ्स में जो है वो अलजबरा भी होता है और ज्योमेट्री भी होती है। तो इसको पढ़ने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉपीज या नोटबुक बना लेते हैं या फिर अलग पोर्शन बना लेते हैं एक ही बड़ी नोटबुक में, ताकि हमें पता चले कि ये ज्योमेट्री का हिस्सा है, ये जो है वो अलजबरा का हिस्सा है और बाकी ये अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है। तो उसके हम अलग अलग पोर्शन या फिर ब्रांच बना लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब एक चीज वास्ट हो जाए तो फिर जो है वो उसके हिस्से कर दिए जाते हैं। साइंस में भी इसी तरह से जो है वो क्लासिफिकेशन हो गई, लिविंग थिंग्स की अलग हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स की अलग हो गई। और फिर यहीं पर बस नहीं हुआ, लिविंग थिंग्स में भी अलग ब्रांचेस बनी और मजीद फर्दर, और नॉन लिविंग थिंग्स में भी फिर फर्दर मजीद ब्रांचेस बनी। ये मैं आपको अब आगे बताता हूं। इसमें हमारे पास जो लिविंग थिंग्स मिली है इसमें तीन चीजें आ जाती हैं, एक ह्यूमन की स्टडी और एक आ जाती है एनिमल की स्टडी और तीसरी आ जाती है यहां पे प्लांट्स की स्टडी। इसी तरह से अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स में देखें तो इसमें हमारे पास फर्दर जो ब्रांचेस आती हैं, सबसे पहले केमिस्ट्री आ जाती है, उसके बाद हमारे पास मीटियोरोलॉजी आ जाती है और उसी के साथ हमारे पास फिजिक्स आ जाती है और इसके साथ जियोलॉजी आ जाती है और इसके साथ हमारे पास आ जाती है एस्ट्रोफिजिक्स। तो जो मॉडर्न साइंस है नॉन लिविंग थिंग्स में ये ब्रांच बनी जब जो है वो मॉडर्न साइंस का कॉन्सेप्ट आया। अब हमने इन सब की स्टडी तो नहीं करनी, हमने सिर्फ करनी है किसकी, फिजिक्स की स्टडी। हमने देखना है कि इसमें जो है वो किस चीज की स्टडी होती है, क्योंकि फिजिक्स भी फिजिकल साइंस की जो है वो ब्रांच है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स की जो है ब्रांच है। तो लिहाजा हमने इसमें देखना है कि इसमें किस चीज की स्टडी होती है। ये जो है मॉडर्न साइंस जो 19th सेंचुरी से पहले पहले तक कॉन्सेप्ट जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी ब्रांचेस। अब हम देख लेते हैं फिजिक्स जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने स्टडी करना है, तो वो जो है वो उसमें आगे हमें और क्या पढ़ने को मिलता है। फिजिक्स में आ जाएं तो फिजिक्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि फिजिक्स बेसिकली, फिजिक्स की जो स्टडी है वो तीन हिस्सों पे डिवाइड है, ठीक है। तीन हिस्सों में कैसे डिवाइड है, पहली है
वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, दूसरा है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, और तीसरा है वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट। ये तीन हिस्सों में डिवाइड है। पहली है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत ही टाइनी ऑब्जेक्ट जो हमें आम आंख से नहीं नजर आते, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड प्लस न्यूट्रॉन, ये चीजें आ जाती हैं। और इसके साथ जो क्वार्क्स पार्टिकल्स हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट में हमारे पास आ जाते हैं प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये हमारे पास वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास जो वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट है, इसमें मॉलिक्यूल से लेकर जो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और अर्थ और इसमें मौजूद जितने ऑब्जेक्ट हैं, ये सब आ जाते हैं वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट के अंदर। तो तीन हिस्सों में इसकी स्टडी जो है वो डिवाइड हुई है। इसमें हम स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में भी पढ़ते हैं और लार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में, जो एक्सट्रीमली लार्ज हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं, और जो मिडिल साइज ऑब्जेक्ट हैं इसके भी बारे में स्टडी होती है फिजिक्स के अंदर। अब हम आगे फर्दर इसकी डेफिनेशन देखें तो इज द ब्रांच ऑफ मॉडर्न साइंस और फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं आप, दैट स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड म्यूचुअल इंट्रैक्शन। सो यहां पर मैटर और एनर्जी की स्टडी होती है और साथ में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है इन दोनों का, इसकी स्टडी करते हैं हम फिजिक्स में। तो ये तो थी नॉर्मल डेफिनेशन। अब जो है वो फिजिक्स के बारे में हम अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग फिजिक्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा हिस्सा है इसका मॉडर्न फिजिक्स। सो दो हिस्सों में इसको मेनली डिवाइड कर दिया गया है, क्लासिकल फिजिक्स में और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स में। सो 19th सेंचुरी से पहले की जो स्टडी है वो आती है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। बिफोर 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से पहले पहले का जो एरा है फिजिक्स का, ये क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है। इसमें जो भी डिस्कवरीज हुई है, इसमें जो थ्योरीज दी गई हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आएंगी। इस क्लासिकल फिजिक्स को हम न्यूटनियन मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, न्यूटनियन मैकेनिक्स, क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स है ये न्यूटन्स लॉज की वजह से बड़ा मशहूर है, क्योंकि न्यूटन ने बेसिक मोशन के लॉज दिए थे। तो इस वजह से भी जो है वो इसको न्यूटनियन मैकेनिक्स कहा जाता है। अब मॉडर्न फिजिक्स की तो बात करें तो आफ्टर 19th सेंचुरी का जो इरा है, आफ्टर 19th सेंचुरी, ये मॉडर्न फिजिक्स का इरा है और इसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं,
क्वांटम फिजिक्स किस वजह से हम इसको कहते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आफ्टर 19th सेंचुरी और स्टार्ट द 19th सेंचुरी मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी थी अबाउट द एनर्जी। एनर्जी के बारे में जो है वो मैक्स प्लांक की ये थ्योरी थी, तो जिसकी वजह से जो है वो फिर एक नई फिजिक्स की शुरुआत हुई और इसकी वजह से हम इसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। इसमें जो मशहूर ज़माना जो साइंसदान है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसकी थ्योरीज जो है वो 19th सेंचुरी के बाद वाला जो इरा है उसमें बड़ी मशहूर है, जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसी तरह से आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था फिजिक्स के बारे में। अब थोड़ी सी जो है वो ब्रांचेस हम जो है वो उसके ऊपर नजर कर लेते हैं कि जो ब्रांचेस हैं फिजिक्स की वो कौन कौन सी हैं। क्लासिकल फिजिक्स जो है इसमें कौन सी ब्रांचेस शामिल हैं और जो मॉडर्न फिजिक्स है या फिर क्वांटम फिजिक्स है इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस शामिल हैं। कि वो जो 19th सेंचुरी से पहले की जो डिस्कवरीज हैं वही ब्रांचेस जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आएंगी। उसमें सबसे पहले जो है वो मैकेनिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसी तरह से ऑप्टिक्स जो ब्रांच है ये भी इसी में आती है, साउंड ब्रांच जो है फिजिक्स की, ठीक है, या फिर हम इसको एकॉस्टिक्स भी कह सकते हैं, ये है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सो ऑन। अब कुछ बात कर लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम जानते हैं कि जितने भी जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की हैं, जिनमें से जो है वो फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो पहली जो ब्रांच है वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स आती है, इसी तरह से मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स इसमें आ जाती है। इसी तरह से आगे हम बात करें तो प्लाज्मा फिजिक्स इसमें आ जाती है, प्लाज्मा फिजिक्स। इसी तरह से सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स के अंदर और बहुत वास्ट स्टडी है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। और जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी में जो आजकल जो है वो इसमें इजाफा हो रहा है, और जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वजह से ट्रांजिस्टर जो है वो इन्वेंट हुआ, फिर ट्रांजिस्टर के बाद जो है वो फिर कंप्यूटर बना, और आज बड़ी से बड़ी जो है वो टेक्नोलॉजी इस फील्ड के अंदर, टेली कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर जो है ये हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से जो ब्रॉडकास्टिंग जो टेक्नोलॉजी है ये भी जो है वो कुछ जो है वो इसका रोल जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स ने प्ले किया है। इसी तरह से आगे चलते हैं तो क्वांटम फिजिक्स आ जाती है हमारे पास। क्वांटम फिजिक्स इसी में आती है, ठीक है, इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। और इसी तरह से एरोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स इसमें आ जाती है। इसी तरह से हाइड्रोडायनामिक्स इसमें आ जाती है। पार्टिकल फिजिक्स भी इसी में आ जाती है। तो ये तमाम ब्रांचेस जो है ये मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, और जो क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है ये जो है ये क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच। बेसिक फंडामेंटल लॉज जो हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं जो कि क्लासिकल फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में हैं, कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जिन्होंने फिजिक्स को जो है वो बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।
तो उसको जो है वो हम देख लेते हैं अब। न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स के जो लॉज हैं ये जो है वो बेसिक फंडामेंटल लॉज हैं जो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। इसके बाद ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉज। इसी तरह से आगे हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनामिक्स लॉज, या फिर इसको हम थर्मोडायनामिक्स लॉज भी कह सकते हैं। थर्मो तो थर्मोडायनेमिक लॉज ये भी हम क्लासिकल फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। इसी तरह से ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना, लॉज ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना भी हम क्लासिकल फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। इस तरह के जो लॉज हैं ये हम क्लासिकल फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। आगे जो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ईएम वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी क्लासिकल फिजिक्स में ही आ जाती है। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले हमारे पास मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी आती है। क्वांटम थ्योरी, और उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके अंदर आ जाती है। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें आ जाता है। कॉम्पटन इफेक्ट इसमें आ जाता है। इसी तरह से आगे हमारे पास जो है वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, और इस तरह के और भी हमारे पास लॉज हैं जो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। ये मैंने आपको जनरल लॉज बताए जो कि फंडामेंटल लॉज हैं जो हम स्टडी करते हैं क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। इसके अलावा भी जो है वो हम लॉज स्टडी करते हैं। तो ये तो थी जो है वो क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स का कंपैरिजन। तो ये जो है फिजिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ लॉज शामिल हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स की। फिजिक्स की जो है इंपॉर्टेंस क्या क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, ये आज से पहले अगर हम देखें, एक सदी पहले भी अगर हम देखें, 19 सेंचुरी से पहले, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं थी। हमारे पास जो आज टेक्नोलॉजीज मौजूद है ये कुछ मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स की इजादात हैं जो मौजूद हैं, और आने वाले वक्तों में जो टेक्नोलॉजीज आएंगी ये भी मॉडर्न फिजिक्स की ही इजादात कहलाएंगी। सो लिहाजा इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंस को समझना। अब इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमारे पास जो है वो तीन कैटेगरीज मौजूद हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को जो है वो चाहिए होती हैं और उसकी जिंदगी को आसान बनाती हैं। एक जो पार्ट है वो है इंजीनियरिंग फील्ड, जिसमें हमारे पास जितनी भी अप्लायंसेस हैं या फिर जितने भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के इंजन्स हैं, या फिर इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीनरीज हैं, ये इसमें आ जाती हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो टेली कम्युनिकेशन है और ब्रॉडकास्टिंग है, ये तमाम ही जो है वो सेकंड पार्ट के अंदर आ जाता है, जो कि फिजिक्स की एक बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी जो है वो मेडिकल साइंस में जो इंपॉर्टेंस है फिजिक्स की, ये जो है वो इस चीज को बताता है। तो तीनों जो पार्ट है ये अब वन बाय वन हम देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले इंजीनियरिंग फील्ड।
इंजीनियरिंग फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, जितने भी हमारे पास होम अप्लायंसेस हैं, होम अप्लायंसेस, इसी तरह से मशीनरीज, इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन इंजन्स और ईटीसी, जितनी भी होम अप्लायंसेस हैं, होम अप्लायंसेस में अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें, एयर कंडीशनर की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, जूसर होते हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, इसकी बात करें तो ये तमाम ही चीजें जो है वो होम अप्लायंसेस में आ जाती हैं। मशीनरी की बात करें तो मशीनरी जो हमारे पास सीविंग मशीन है, इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं वो, और इससे रिलेटेड जितनी भी जो अदर मशीन्स हैं जैसे कि मोटर हो गई और जनरेटर हो गए, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास इस तरह की मशीनरीज में आ जाती हैं, जिसमें मैकेनिकल वर्क होता है, मैकेनिकल जो प्रोसेस जो होता है, मैकेनिकल फिनोमेना जिसमें होता है। आगे ट्रांसपोर्टेशन इंजन्स में अगर देखें तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन इंजन है, जिस तो बाइक से लेकर एरोप्लेन के इंजन तक जितने भी इंजन्स हैं, ये भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजन के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमें बताते हैं फिजिक्स की इंपॉर्टेंस, और ये तमाम ही इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आते हैं। इन तमाम में ही फिजिक्स का रोल शामिल है। जैसे कि मैं आपको एक जो है वो एग्जाम्पल बता दूं कि जो रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेटर पहले तो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल जो इसका मैकेनिज्म है वो ये थर्मोडायनामिक्स के ऊपर काम करता है रेफ्रिजरेटर। इसी तरह से जो एयर कंडीशनर है ये भी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के ऊपर जो है वो काम करता है। थर्मोडायनामिक्स एक हमारे पास फिजिक्स में फिनोमिना है, जिसमें जो है वो क्या होता है कि हीट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस कन्वर्ट हो रही होती है और उसके थ्रू वर्क डन हो रहा होता है। तो ये तमाम ही जो फिनोमिना है, लॉज हैं, ये फिजिक्स से जो है वो आइडिया लेकर और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिकल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुई है, और जब जाके ये चीजें हमारे पास हमारे सामने आई हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं टेली कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। टेली कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग भी ये इंपॉर्टेंस है, और फिजिक्स की इंपॉर्टेंस में ही आती है। पर इसका अगर हम मुशाहिदा करें, अगर हम पिछले दौर से, कि जब टेलीफोन भी नहीं होता था तो फिर क्या किया जाता था, तार के जरिए और खत के जरिए जो है वो पैगाम, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब फिजिक्स के ऊपर स्टडी हुई, फिजिक्स की फील्ड में स्टडी हुई, तो फिर एक प्रॉपर जो है वो एक तरीका ढूंढा एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। फिर हमारे पास टेलीफोन आए, टेलीफोन में फिर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इंफॉर्मेशन भेजी गई थ्रू मीडियम, और मीडियम यहाँ पे वायर यूज होता था, वायर के जरिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजी जाती थी। फिर उसके बाद ये जो है वो इसमें मॉडर्नाइजेशन आई। फिर क्या हुआ कि ये जो वायर वाला सिस्टम था ये खत्म हो गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए जो है वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाने लगी, और आज सैटेलाइट सिस्टम के जरिए पूरी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है। ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, तमाम ही कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हैं। किस वजह से? सिर्फ फिजिक्स की इस फील्ड की वजह से, जो कि इंपॉर्टेंस है टेली कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आज किसी जगह पे लाइव जो है वो टेलीकास्ट हो रहा है तो हम दुनिया के दूसरे हिस्से में बआसानी देख सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए। जैसे कि मैं मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूं और ये लेक्चर्स जो है वो आप सुन रहे हैं, तो ये भी जो है वो एक पार्ट है टेली कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, कि मैं आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा हूं थ्रू जो है वो इंटरनेट। सो थ्रू इंटरनेट जो है वो आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, वीडियो के जरिए जो है वो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये तमाम ही जो है वो इंपॉर्टेंस है
फिजिक्स की। टेलीफोन आ जाते हैं, टेलीफोन्स, इसी तरह से मोबाइल फोन, इंटरनेट सिस्टम, कंप्यूटर, ईटीसी, इस तरह की जो चीजें हैं ये इसके अंदर आ जाती हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड। अब फिजिक्स ने, जैसा कि मेडिकल फील्ड के अंदर, जब मेडिकल फील्ड में स्टडी की तो गोया कि इसमें रेवोल्यूशन जनरेट कर दिया कि इसमें डायग्नोस से लेकर, डिजीज को डायग्नोस से लेकर उसकी ट्रीटमेंट तक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है फिजिक्स ने मेडिकल फील्ड के अंदर। जैसे कि एक्सरेज भी है, एक्सरे के जरिए जो है वो डायग्नोस की जाती है डिजीज, और इसी तरह से रेडियोथेरेपी के जरिए जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है, सीटी स्कैन है और एमआरआई है जिसके जरिए जो है वो डायग्नोस की जाती है डिजीज, और इसी तरह से जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं वो भी इजाद हो रहे हैं। सो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें जो है वो एक्सरेज आ जाती हैं, इसी तरह से जो एमआरआई है, एमआरआई, सीटी स्कैन, रेडियोथेरेपी एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये इसके अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर आती हैं जो कि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस का हिस्सा है। तो ये थी फिजिक्स की इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताई कि इसका जो है वो रोल ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर है लाइफ की, इसलिए इसको जो है वो फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंस कहा जाता है। अब ये तो था बच्चों फिजिक्स का कंप्लीट बैकग्राउंड, और इसके साथ जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है ये यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी की क्या अहमियत है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सके। फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं जो कि मेजर की जाती हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। आजकल जितनी भी चीजें हैं, कपड़े से लेकर वेजिटेबल, और इसी तरह से मिल्क से लेकर और जो पेट्रोल है, इस तक जितनी भी चीजें हैं ये जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती हैं, क्योंकि इसको जो है वो मेजर करके जो है वो इसकी पैमाइश करके पर्टिकुलर जो है वो फिर हमें दिया जाता है। सो अर्लियर फिजिक्स में जो है वो चीजों को पैमाइश नहीं किया जाता था, बल्कि जो है वो अंदाजे से जो है वो चीजें पैमाइश की जाती थी, सिर्फ अंदाजा होता था। जबकि आजकल जो है वो एक पर्टिकुलर डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं। मास अगर मेजर करना है तो उसके लिए फिजिकल बैलेंस मौजूद है, इसी तरह से लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए मीटर रॉड और इस जैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद है। टाइम मेजर करना है तो उसके लिए स्टॉप वॉच और नॉर्मल जो हमारे पास वॉल क्लॉक होती है वो हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से इसके अलावा जितनी भी चीजें मेजर करनी है उसकी भी डिवाइसेस हमारे पास मौजूद है। जबकि अर्लियर फिजिक्स में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई डिवाइस नहीं थी, सिर्फ ये अंदाजे से ही पैमाइश की जाती थी और अंदाजे से जो है वो चीजों को नाप तोल किया जाता था। तो अब जो है वो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये लाइफ के हर जो है वो पार्ट के अंदर जो है ये रोल प्ले करती है, क्योंकि हर चीज ही आजकल जो है वो मेजर की जाती है। तो जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, एक्सेप्ट वो क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज में शामिल नहीं होती। जैसे कि इमोशंस हैं, इमोशन फिजिकल क्वांटिटीज में शामिल नहीं होते, लिहाजा ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो है हमारे पास है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल quantities are physical quantities,
जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेंथ, मास, टाइम, इसी तरह से फोर्स, वेट, प्रेशर, स्पीड। तो ये मेजरेबल क्वांटिटीज है, इनको मेजर किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक हमारे पास है बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाम से ही जाहिर हो रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट हो और जो किसी दूसरी क्वांटिटी की टर्म में डिफाइन ना की जाती हो, या फिर दूसरी क्वांटिटी के जरिए एक्सप्रेस ना की जाती हो, वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। ड्राइव क्वांटिटी वो कहलाती हैं कि जो डिपेंडेंट हो बेस क्वांटिटी की हो सकती। बेस क्वांटिटी के बगैर ड्राइव क्वांटिटी नहीं बन सकती। ड्राइव क्वांटिटी को जो है वो बनाने के लिए हमें बेस क्वांटिटी का या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा चाहिए होता है, जबकि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये जो है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, इसको किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी मिसाल इस तरह से लें कि जो बच्चे हैं यानी कि आप लोग हैं, आप लोग डिपेंडेंट हैं यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर आते हैं, आपको जो है वो जरूरत पड़ती है। जैसे कि पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं तो आपको पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो पॉकेट मनी जो है वो आपको दे सकें, जबकि पेरेंट्स को आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। आप हैं, आप ड्राइव क्वांटिटी हो गए क्योंकि आपको जो है वो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है ताकि पेरेंट्स पॉकेट मनी दे सकें। और जो पेरेंट्स हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी हो गए, इनको जरूरत नहीं पड़ती आपकी और वो इंडिपेंडेंट है। सो लिहाजा ये हमारे पास बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी का मेन एक डिफरेंस है। अब आगे अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं। बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटी। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। 7 बेस क्वांटिटीज है और इन्हीं 7 बेस क्वांटिटी से मिलकर तमाम ही जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज बनती हैं। जबकि ड्राइव क्वांटिटीज देखें तो ये जो है वो अनकाउंटेबल हैं, इसको आप जो है वो अनकाउंटेबल कर सकते हैं। ये अनकाउंटेबल हैं, ये लातादाद हैं, एक से ज्यादा है, ठीक है, लिमिटेड नहीं है। जिस तरह से ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं इस तरह से नहीं है। इसको आप बेस क्वांटिटी के साथ जो है आप कई ड्राइव क्वांटिटीज जो है ये बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और ड्राइव क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। अगर बेस क्वांटिटीज की बात करें तो इसमें लेंथ आता है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और आखिर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या इसको हम इंटेंसिटी ऑफ लुमिनस बॉडी भी कह सकते हैं। लुमिनस बॉडी हमारे पास वो बॉडी होती है जिसमें से रेडिएशंस निकल रही हों। तो उसके बाद हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज।
अब ड्राइव क्वांटिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज हम बना सकते हैं। अब वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये बेस क्वांटिटी बन जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की नेचर लेंथ है, और जो टाइम है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी यहां पर मौजूद है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि दो क्वांटिटीज से मिलकर जो है ये हमारे पास एक क्वांटिटी बनी है, ड्राइव क्वांटिटी, जो कि वेलोसिटी है। इसी तरह से और भी हम क्वांटिटीज इसी तरह से बना सकते हैं। ये तो थी एग्जांपल्स ड्राइव और फिजिकल क्वांटिटीज की। अब हम देखते हैं कि जो ड्राइव क्वांटिटीज हैं इसमें हमारे पास दो रूल्स मौजूद हैं। एक है हमारे पास प्रोडक्ट रूल और दूसरा है हमारे पास क्वोशंट रूल। सो ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास दो रूल्स आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट रूल, दूसरा क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट रूल किसे कहते हैं? तो प्रोडक्ट रूल वो रूल होता है जिसमें दो बेस क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो और एक हमें जो प्रोडक्ट मिले और वो हमें जो प्रोडक्ट हो वो रिजल्टेंट हो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। और जो क्वोशंट रूल होता है जब हम एक बेस क्वांटिटी को दूसरी बेस क्वांटिटी से डिवाइड करें और एज अ रिजल्ट हमें जो है वो एक रिजल्टेंट क्वांटिटी मिले, क्वोशंट मिले जो कि रिजल्टेंट क्वांटिटी हो, सो वो हमारे पास क्वोशंट रूल कहलाएगा। तो यहां पर पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्वांटिटीज आर multiplied their product is the resultant of quantity। सो जो प्रोडक्ट हो वो हमें एज अ रिजल्टेंट मिले एक क्वांटिटी के तौर पर, तो उसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल हमारे पास यहां पर है मोमेंटम की। मोमेंटम हमारे पास दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, एक मास दूसरा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास ये एक क्वांटिटी हो गई और मास हमारे पास एक क्वांटिटी। दो के वेलोसिटी ड्राइव क्वांटिटी है, मास बेस क्वांटिटी है, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करना है दो क्वांटिटी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और इससे हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा हो। प्रोडक्ट हमें मोमेंटम मिल रहा है, इसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल। इसी तरह से और भी आप बहुत सारे जो है वो क्वोशंट रूल के जरिए क्वांटिटीज बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूलाज फिजिक्स के हमारे पास प्रोडक्ट रूल में आते हैं। अब देख लेते हैं क्वोशंट रूल क्या है। सो क्वोशंट रूल है व्हेन वन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अदर another quantity, their quotient is the resultant quantity। अब इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी आप ले सकते हैं,
क्योंकि वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऊपर आता है और टाइम नीचे आता है। तो ये दो क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं, या आप यहां पर लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ ऊपर और डिवाइड में आप टाइम नीचे लगाएं। सो ये लेंथ ऊपर आ गई और टाइम नीचे आ गया, तो ये हमारे पास क्वोशंट रूल हो गया। वेलोसिटी जो हमें एज अ रिजल्टेंट जो हमें क्वांटिटी मिली है, इसको हम क्वोशंट कहते हैं, और ये हमारे पास क्वोशंट रूल के तहत ये क्वांटिटी बनी है। इसी तरह से और भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं हमारे पास जो कि क्वोशंट रूल के अंदर आती हैं। सो ये हमारे पास बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी और उसके यहाँ पर रूल्स के जो है वो आज की क्लास जिसमें आपसे जो है वो हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और इसकी दो टाइप्स को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसी तरह से एरर है, अनसर्टेनिटी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।